तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं। आज हम 2026 के बंगाल चुनावों की उस बिहाइंड द सीन्स वाली आर्थिक कहानी को डिकोड करने वाले हैं, जो टीवी डिबेट्स में अक्सर छिप जाती है। हम सब जानते हैं कि चुनाव और अर्थव्यवस्था का बहुत गहरा कनेक्शन है, लेकिन कैसे ये लोक लुभावन वादे, जिन्हें हम अक्सर फ्रीबीज कहते हैं, किसी भी राज्य को एक खतरनाक डेट ट्रैप यानी कर्ज के जाल में फंसा सकते हैं। आइए इस पूरी क्रोनोलॉजी को समझते हैं। अब जरा इस नंबर पर गौर करिए, 510 करोड़ रुपए। चुनाव आयोग ने कैंपेन के दौरान इतनी भारी भरकम जब्ती की है। अगर हम पिछले चुनावी आंकड़ों से इसकी तुलना करें तो ये सीधे 50% का उछाल है। मतलब ये कोई आम आंकड़ा नहीं है, बल्कि इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि आजकल चुनावी रणनीतियों में पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है। और अगर हम इस 510 करोड़ के पहाड़ को थोड़ा और करीब से देखें तो चीजें और भी हैरान करने वाली हैं। इसमें 27 करोड़ रुपए तो सिर्फ कैश है, साथ ही 41,000 लीटर से ज्यादा शराब और जरा सोचिए, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को लुभाने के लिए सोने तक का इस्तेमाल किया है। ये साफ दिखाता है कि आज की पॉलिटिकल फाइट कितनी ज्यादा हाईली फाइनेंस्ड हो चुकी है। तो आप बढ़ते हैं हमारे अगले हिस्से की तरफ, मैनिफेस्टो की जंग, लीगल इंसेंटिव्स बनाम इकोनॉमिक कॉस्ट। खैर, इलीगल खर्चों की बात तो हो गई, लेकिन अब आते हैं उन वादों पर जो पूरी तरह लीगल हैं। यहाँ एक तरह का राजनीतिक बिडिंग वॉर चल रहा है। वोटर्स का सपोर्ट पाने के लिए पार्टियां कैश देने के वादों की बोली बढ़ाती जा रही हैं। उदाहरण के लिए टीएमसी की लक्ष्मी भंडार योजना हर महीने 1,000 से 1,700 रुपए देने का वादा करती है। इसके जवाब में बीजेपी का काउंटर ऑफर इस रकम को सीधे 3,000 रुपए महीने तक ले जाता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस सब की कीमत आखिर कौन चुकाता है? जरा सोचिए, सिर्फ एक प्रमुख योजना जैसे कि लक्ष्मी भंडार को लागू करने का सालाना खर्च ही लगभग 40,000 करोड़ रुपए आता है। ये कोई छोटी रकम नहीं है। ये सीधे सीधे राज्य के सरकारी खजाने पर पड़ने वाला एक बहुत भारी आर्थिक बोझ है। अब दिमाग में ये सवाल आना लाजमी है कि भाई, इस तरह खुलेआम टैक्स पेयर्स के पैसों के वादे कैसे किए जा सकते हैं? इसके पीछे का लीगल एंगल समझना बहुत जरूरी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के 2013 के बालाजी जजमेंट ने ये तय कर दिया था कि चुनाव घोषणा पत्र में किए गए मुफ्त के वादे कानूनी तौर पर भ्रष्ट आचरण या करप्ट प्रैक्टिस नहीं माने जाएंगे। इसी फैसले ने एक तरह से इन आक्रामक कैश इंसेंटिव्स का रास्ता साफ कर दिया। चलिए अब इस मुद्दे के मैक्रो इम्पैक्ट को देखते हैं, यानी भारत के राज्यों पर बढ़ता हुआ कर्ज। अगर हम सिर्फ बंगाल से बाहर निकलकर पूरे देश की तस्वीर देखें तो स्थिति और भी चिंताजनक है। आज की तारीख में भारत के 16 राज्य कर्ज के डेंजर मार्क को पार कर चुके हैं। पंजाब का ही उदाहरण ले लीजिए, वहां का कर्ज राज्य की कुल जीडीपी के 46% तक पहुंच गया है। ये आंकड़े साफ तौर पर एक रेड फ्लैग हैं। अब सबसे चौंकाने वाली बात, राज्यों पर चढ़ते इस बेतहाशा कर्ज का असल बोझ उठाता कौन है? देश की आबादी का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा, जी हां, सिर्फ 2.5% लोग, जो सक्रिय रूप से इनकम टैक्स भरते हैं। सोचिए, एक तरफ पूरी आबादी के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं और दूसरी तरफ उसका खर्च उठाने के लिए मुट्ठी भर टैक्स पेयर्स। कुल मिलाकर यह एक ऐसा खतरनाक चक्र बन जाता है जिससे निकलना मुश्किल है। पार्टियां मैनिफेस्टो में कैश स्कीम्स का वादा करती हैं, पैसा उस 2.5% टैक्स बेस से आता है, और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये पैसा बस बांट दिया जाता है। इससे कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर या एसेट नहीं बनता। फिर उन वादों को चालू रखने के लिए राज्य और लोन लेता है और धीरे धीरे पूरी अर्थव्यवस्था दिवालिया होने की कगार पर पहुंच जाती है। आइए अब एक ऐसी कहानी पर नजर डालते हैं जो हम सब के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है, सब्सिडी इकोनॉमिक्स की असल हकीकत। और अगर आपको लगता है कि ऐसा असल जिंदगी में नहीं हो सकता, तो हमें बस श्रीलंका के हालिया इतिहास को देखने की जरूरत है। 2022 से पहले बिना किसी रेवेन्यू के अंधाधुंध सब्सिडी बांटी गई। नतीजा, 2022 की शुरुआत में ही उनका पूरा खजाना खाली हो गया और कुछ ही महीनों के अंदर देश को पूरी तरह से दिवालिया घोषित करना पड़ा। ये एक बहुत बड़ा सबक है। तो अब आते हैं सबसे अहम मुद्दे पर, रिसोर्स एलोकेशन, यानी मुफ्त के हैंडआउट्स बनाम हमारे भविष्य का विकास। यहाँ आंकड़े अपने आप में एक बहुत ही परेशान करने वाली कहानी बयां करते हैं। एक तरफ जहां वेलफेयर और मुफ्त योजनाओं पर 1.68 लाख करोड़ रुपए तक का भारी बजट लुटा दिया जाता है,
वहीं देश के भविष्य को तय करने वाले रिसर्च और डेवलपमेंट पर जीडीपी का सिर्फ 0.7% ही खर्च होता है। हमारी प्राथमिकताएं किस दिशा में जा रही हैं, ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। सोचिए, आज जब पूरी दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्पेस टेक्नोलॉजी जैसे सेक्टर्स में अरबों डॉलर का निवेश कर रही है, हम अपने अहम संसाधनों को सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म वोट बैंक वाली योजनाओं में फंसा रहे हैं। अगर सब्सिडी इकोनॉमिक्स पर हमारी यही निर्भरता रही तो भविष्य की तकनीकी रेस में हम बहुत पीछे छूट जाएंगे। अंत में ये पूरा मुद्दा हम सभी के सामने एक बहुत ही गंभीर सवाल खड़ा करता है। क्या हम सिर्फ एक राजनीतिक बिडिंग वॉर के शॉर्ट टर्म कस्टमर बनकर रह गए हैं, या फिर हम एक टिकाऊ भविष्य बनाने वाले जिम्मेदार नागरिक हैं? हमें ये सोचना ही होगा कि कहीं आज मिल रही इन मुफ्त की चीज़ों की कीमत कल हमारे ही आने वाले भविष्य को तो नहीं चुकानी पड़ेगी। इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही, लेकिन ये एक ऐसा विषय है जिस पर लगातार सोचने की ज़रूरत है।